वर्क एनर्जी पावर में अब आगे की कुछ चीजों को देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन, देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि कोई सिस्टम, मान लेते हैं कि एक सिस्टम, ये कोई 2 kg का सिस्टम है, यहाँ से ऐसे वाई मतलब स्ट्रिंग है, पुल्ली है, सब आइडियल, पुल्ली सब आइडियल। ये 4 kg का सिस्टम है ना। मान लीजिए ये लोग गिरना शुरू होते हैं और कुछ ट्रैवल करते हैं, कुछ डिस्टेंस, कितना मान लो 10 मीटर डिस्टेंस मान लो ट्रैवल, 5 मीटर, चलो 5 मीटर जैसा होगा देखो। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन दे ट्रैवल 5 मीटर डिस्टेंस। फाइंड स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन, तो हम लोगों को जब ये 5 मीटर ट्रैवल कर जाएगा उस समय स्पीड निकालना है। फाइंड स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन दे ट्रैवल 5 मीटर डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए एक तो तरीका ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सीलरेशन निकाला जाए और फिर एक्सीलरेशन क्योंकि कांस्टेंट आएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के यहाँ पे स्पीड निकाल लिया जाए वो दोनों ब्लॉक्स का। दूसरा क्या तरीका है, देखिए क्योंकि इसमें इसका स्पीड और इसका स्पीड सेम होगा कि नहीं बताइए, है ना। जितना ये नीचे आ रहा है उतना ही ये आ रहा है, सेम टाइम में आ रहा है, तो स्पीड सेम होगा। तो अगर स्पीड सेम है तो हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि मतलब एक कॉमन स्पीड निकालने से काम हो जाएगा, दोनों का सेपरेटली स्पीड नहीं निकालना पड़ेगा। दूसरा ये पॉइंट है, उसको समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये है टेंशन उधर लग रहा है और ये टेंशन इधर लग रहा है। तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन जो है, वर्क डन बाय टेंशन टोटल 0। ये टेंशन जो है क्या 4 kg पे वर्क कर रहा है? यस। क्या 2 kg पे वर्क कर रहा है? यस। लेकिन पूछा जाए क्या इस पूरे सिस्टम को मिला के टोटल वर्क डन कर रहा है? नो। क्यों? देखिएगा ये जो टेंशन है, देखिए ये मान लीजिए x नीचे आएगा तो इसका वर्क डन अभी यहाँ पे कितना होगा? -tx होगा कि नहीं बताइए? -tx वर्क डन होगा। इस ये भी अगर x नीचे x इधर आता है तो इसका वर्क डन कितना होगा? +tx, है ना। इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन इन दिस सिस्टम 0 होगा। किसी भी टोटल सिस्टम को ले ले तो उसमें टेंशन का वर्क डन जो होता है वो 0 ही आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर वर्क डन बाय टेंशन 0 है तो और कोई फोर्स वर्क कर रहा है क्या? देखिए नॉर्मल रिएक्शन इसमें वर्क कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। वो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन भी 0 है। स्मूथ सरफेसेस है तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अभी देखिए अभी अब क्या क्या किया जाए, सोचिए। बहुत ही मुश्किल काम हो गया। किस लेवल को पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाए, ये समस्या है ना। तो अगर ये दिक्कत आ जाए तो हम लोग एक दूसरा फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं समझिएगा। हम लोग क्या ये यूज कर सकते हैं, डेल्टा U प्लस डेल्टा K इज इक्वल्स टू 0। ये भी तो वही मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ही तो है ना। इसी को आप U2 माइनस U1 और इसको K2 माइनस K1 लिख लीजिएगा और उसको उधर भेज दीजिएगा तो U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसमें क्या फायदा है कि आपको दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं, समझ रहे, खाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब ये 5 मीटर आगे आया तो रह तो वहीं गया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव आया क्या? नहीं, वो सेम लेवल पे जो भी होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसमें बदलाव आया? यस। तो इसका डायरेक्टली चेंज लिखते हैं। इसका इनिशियली 0 भी मान सकते हो और नहीं तो डायरेक्टली बदलाव कि घट गया कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी, कितना से घटा, तो घटा तो माइनस लगा लो, और कितना से घटा तो 4 into g यानी 10 mg into h5, इतना घट गया कि नहीं घट गया बस। और अब बढ़ा देते इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।
कितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, शुरू में 0 था, फाइनली दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू, देखिए कॉमन स्पीड है दोनों का, तो नेट मास ले सकते हैं, टोटल मास ले सकते हैं, तो 4 + 2 है ना, 4 + 2 इंटू बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या यहां से बी निकल के आ, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, यही इंक्रीज है ना, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए अब क्या करेंगे, 6v² या सीधा v² लिख लें, v² इक्वल्स टू 40 × 5 200 हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे 400 आएगा, 400/6 यानी 200/, ये v² आ गया। और उसके बाद अभी लिख लीजिए v इक्वल्स टू √200/3 मीटर पर। मेन चीज था कि कॉन्सेप्ट समझ लें कि किस कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा कुछ ले लेते हैं, जो स्ट्रिंग है वो सफिशिएंट लेंथ का है, ऐसा नहीं होगा कि जाके इसे टकरा जाएगा, ऐसा नहीं, छोटा बना है लेकिन आप लोग मानिएगा कि सफिशिएंट लेंथ का है। ये मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है 5 kg का ब्लॉक, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। जब ये 10 kg 10 मीटर नीचे आता है, उसके दौरान दोनों का स्पीड क्या हो जाता है वो बताना है ना। फाइंड स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन 10 kg travels 10 मीटर डिस्टेंस। 10 kg जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, तो आपको दोनों ब्लॉक्स का मास स्पीड कितना होगा उस समय वो बताना है। अब देखिए ये अब कंस्ट्रेंट के इक्वेशंस आ गए, कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस आ गए। यहां पे आप ये नहीं लगा सकते कि दोनों का स्पीड सेम होगा, दोनों का स्पीड अलग अलग होगा। और स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों डिस्टेंस भी अलग अलग ट्रैवल करेगा। तो देखिए यहां पे टेंशन जो है, यहां जो टेंशन है वो टी अगर मानते हैं, इस पूरे स्ट्रिंग में टी टेंशन हो गया, तो यहां भी टी होगा और यहां भी टी होगा, तो यहां पे 2t टेंशन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीनों इनवर्स रेशियो ऑफ टेंशन होता है। मतलब ये अगर 10 मीटर नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा भाई, बहुत ऊपर जाएगा, 5 मीटर ऊपर जाएगा, 5 मीटर, समझ रहे हैं, आधा हो जाएगा कंस्ट्रेंट के इक्वेशन। बेसिकली 10 × x1 माइनस या -10 × x1 + 5 × x2 इक्वल्स टू 0। वर्क डन बाय टेंशन को ही लिख रहे हैं। अगर ये x1 आ रहा और ये x2 ऊपर जा रहा है तो t × x1 + 2t × x2 इक्वल्स टू, सॉरी मास लिख दिया, टेंशन और x का प्रोडक्ट हो, तो -t × x1, इसका x1 नीचे आया मान लो, और इसको हमने माना कि x2 ऊपर गया, तो देखिए यहां से निकल के आ जाएगा x2 जो है x1 का आधा हो। अब देखिए x1 इक्वल्स टू 2x2 आएगा कि नहीं, और यहां से x2 इक्वल्स टू x1/2 आ जाएगा कि नहीं, और x1 हमने इसके लिए लिया, x1 ये कितना नीचे आ रहा है, 10 नीचे, तो ये कितना ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। उसी तरह से जिस समय ये आएगा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो आप v1 और v2 में रिलेशन निकाल लीजिएगा, ये होगा कि v2 विल बी इक्वल टू v1/2, आधा हो जाएगा। उस समय जब ये यहाँ पे 10 मीटर नीचे रहेगा और ये
10 मीटर 5 मीटर ऊपर रहेगा उस समय इसका स्पीड अगर v1 है तो इसका स्पीड होगा v1/2। समझ में आया? ऐसा ही रिलेशन एक्सीलरेशन के लिए होगा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या करना है? अब हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है क्योंकि टेंशन वर्क नहीं कर रहा है। वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग क्या यूज करेंगे? वही डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू 0। क्यों? इसमें एक रेफरेंस लाइन लेने में दिक्कत हो रही है। आप समझ रहे हैं कि कहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माने, उस हिसाब से ये कहां है हम लोग को मालूम नहीं। तो केवल हम लोग डेल्टा यू और डेल्टा के लगा के निकाल सकते हैं। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू 0 ये लगा सकते हैं। अब डेल्टा यू इसमें कितना डिक्रीज हुआ, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, ये डेल्टा यू हो जाएगा, है ना। कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज होगा तो नेगेटिव ले लेंगे और इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो डिक्रीज हुआ कितना? 10 × 10 × 10 -100 डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। प्लस इसमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ कितना? 5 × 10 × 5। समझ रहे हैं? 5 × 10 × 5 होगा कि नहीं होगा? सो प्लस 5 × 10 × 5 mgh। 5 ऊपर गया है, 5 kg का मास g10 लिए इसमें। अच्छा इसमें 1000 होगा क्या? 1000 होगा, है ना। 10 × 10 × 10 तो -1000 होगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया। ये हमने लिख लिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो है, अच्छा ये आप ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको उधर भेज दे, माइनस डेल्टा के हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल भी होता है। समझ रहे हैं? बस आप बेसिकली क्या करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, माइनस लगा के बीच में, तो वो माइनस क्या करेगा, इस माइनस को खा जाएगा, है ना। देख ध्यान से देखना, हम लोग अभी तो डेल्टा के इक्वल टू 0 कर रहे हैं, उसके बाद प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0 कर लेते हैं, उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन से यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, है ना, ऐसा करेंगे, डेल्टा के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ये वाला यूज कर लेंगे। समझ रहे हो? तो अभी चलाते हैं इसको, हाफ इंटू 10 इंटू v1 स्क्वायर होगा कि 10 का मास हमने v1 माना है ना, 10 का मतलब वेलोसिटी v1 माना है, हाफ इंटू 10 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू v1/2 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये सही है, समझ पा रहे हैं? है कि नहीं? कैसे लिखे, क्लियर है ना? अरे वो यहां पे लिखे ना v2 इक्वल्स टू v1/2, उसी कंस्टेंट इक्वेशन को यूज करें, नहीं तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर दोनों लिखेंगे तो कहां से दोनों निकाल पाएंगे, एक ही इक्वेशन आया ना, तो वहां से एलिमिनेट करेंगे। चलिए ये कितना हो, 250 माइनस 750, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू सेम वेलोसिटी है नहीं, देखो 750 उधर भेज दो, ये 750 उधर भेज दो, ठीक है। कैसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक काम करते हैं, 5v1 स्क्वायर प्लस 5/8 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 750, ऐसे लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं, है ना। और इसके बाद आ जाएगा v1 स्क्वायर कॉमन, और ये जब ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो 8 और 8 5 है 40 प्लस 5 इक्वल टू 750, है ना। अब काम आगे बढ़ रहा है, काफी आगे बढ़ चुका है काम, बस हम लोगों को एक स्टेप में v1 स्क्वायर निकल के आ जाएगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू 750 इंटू 8 अपॉन 45। अच्छा 9 से कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा, है ना, 3 से ये 250 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, है ना, 15 और 5 से एक बार और कट गया, 15 से कट जाता बेसिकली, है ना, 5 से एक बार और कट गया, 3 आ गया नीचे और 5 से यहाँ कट गया तो 50 आ गया, 50 और 8 मल्टीप्लाई किए 400, 400/3, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 400/3। तो बेसिकली फाइनल आंसर हम लोग का ये है, v1 इक्वल्स टू 20√3। सही है।
और V2 इसका आधा यानी 10/√3। ये आ जाएगा, बहुत ही आसान है, केवल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है और आपसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा। सॉल्व बस करना है और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा ऊपर ही ड्रॉ हो गया। देखिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए 1 kg है और ये मान लेते हैं कि 4 kg, ठीक है। ये 4 मीटर है, ठीक। ये रिंग है, बेसिकली एक रिंग है, मेटेलिक रिंग, हेवी मेटेलिक रिंग होगा। ये एंगल 30 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। जब ये 3 मीटर नीचे गिर गया, ठीक है, 3 मीटर से नीचे गिर गया, तो उस समय फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग एंड द ब्लॉक। फाइंड स्पीड ऑफ रिंग एंड ब्लॉक। रिंग और ब्लॉक दोनों का स्पीड क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छा कंस्ट्रेंट का भी यूज है और साथ में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो है ही। देखिए जब ये 3 मीटर नीचे आएगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह का बन चुका होगा। देखिए ऐसा, ठीक, और ये कुछ ऊपर आ गया होगा क्योंकि ये रस्सी तो लंबा हुआ है। देखो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये 5 मीटर। मतलब रस्सी कितना खींचा है, कितना लंबा हुआ है, 1 मीटर। 4 मीटर तो यहां पे था नहीं, ये 1 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा। समझ में आ रहा? तो 1 मीटर कहां से मिला होगा? ये आगे बढ़ा होगा 1 मीटर ऊपर, ऐसे अलोंग द इंक्लाइन ये 1 मीटर बढ़ा होगा। अच्छा, तो इसके दौरान क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल? बिल्कुल 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 लगा सकते हैं। टेंशन वर्क नहीं कर रहा है, बाकी फोर्सेस जो है वर्क नहीं करें, केवल कंजर्वेटिव फोर्स वो कर रहा है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे स्पीड का रिलेशन निकालना एक चैलेंज। स्पीड का रिलेशन, मान लीजिए कि इस समय इसका स्पीड v, तो इस समय इसका स्पीड कुछ v1 होगा या v डैश होगा, तो इस v और v1 में क्या रिलेशन होगा वो हम लोग को जानना है। तो देखिए रस्सी के लेंथ के अलोंग, समझिएगा ध्यान से, रस्सी क्योंकि खींच नहीं सकता, इसका लंबाई फिक्स है, तो अगर मान लीजिए ये स्पीड v1 है और ये स्पीड v2 है, ये एंगल θ1 पे है और ये एंगल θ2, ऐसा मान लीजिए सिचुएशन, तो रस्सी का लंबाई नहीं खींचे। देखिए रस्सी घूम जाए, इधर इधर घूम जाए, इधर घूम जाए, कैसे भी घूमे उससे मतलब नहीं, लेकिन रस्सी के अलोंग अगर ये खींच रहा है आगे कितना स्पीड से, v2 cos θ2 से, है कि नहीं, और ये खींच रहा है v1 cos θ1 से, खींच रहा है कि नहीं। तो आप सोचिए क्या ये v1 cos θ1 और v2 cos θ2 इक्वल होना चाहिए? क्यों? सोचिए कि ये बड़ा हो गया,
और ये छोटा है, तो रस्सी जो है वो क्या हुआ, लंबा हो जाएगा, लमर गया रस्सी, समझ रहे हो, मतलब वो जो है उसका लंबाई बढ़ गई, वो नहीं हो सकता ना। ये रस्सी जो है वो लंबा नहीं हो सकता, जो इसका लेंथ है वो फिक्स है। और अगर ये ज्यादा है तो रस्सी ढीला पड़ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता पूरे मोशन में। इसीलिए इसका जो वेलोसिटी अलोंग द रस्सी वो सेम होना चाहिए। तो देखना अलोंग द रस्सी, इसका वेलोसिटी जो भी वो अलोंग द रस्सी है, लेकिन इसका वेलोसिटी अलोंग द रस्सी नहीं। यहां पे हम लोगों को कुछ करामत करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोगों को ये एंगल निकालना होगा। ये एंगल कैसे निकालेंगे? बेसिकली यही एंगल है ना, ये एंगल बता सकते हैं, तो ये एंगल बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये एंगल? ये एंगल देखिए 37 डिग्री हमको दिख रहा है। 3 4 5, 3 के सामने वाला 37, तो ये 53 54 53 होता है, 53 होता, तो ये भी 53 डिग्री होगा। तो यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं V1 cos 53, V1 cos 53 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू V, इसके अलावा वाला होना चाहिए इस इंस्टेंट। तो V1 और V में रिलेशन निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है? cos 53 क्या होगा? 3/5 इक्वल्स टू V। तो V1 का वैल्यू निकल के आ गया 5V/3, एक वेलोसिटी आ गई, मतलब दोनों में रिलेशन आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो वहां हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमने कर लिया। अब हम लोग को देखना है कि ये इसका, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, ये तो दिख रहा है क्लियर, 3 मीटर ये नीचे आया, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये कितना ऊपर गया होगा वो हमको देखना है। तो देखिए ये 1 मीटर ऊपर गया है ऐसे अलोंग द इंक्लाइन, लेकिन उससे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं करते। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं वर्टिकली कितना ऊपर गया है उससे, ठीक। तो अगर ये 1 मीटर है, समझिएगा, यहाँ हम लोग एक ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ एक एक चीज बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, इसलिए 30 डिग्री एंगल है, ये 1 मीटर है, ये हम लोग को बताना है कि कितना। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये sin 30 होगा? ये 1 मीटर है ना, तो इसका इधर आएगा cos 30, इधर आएगा sin 30। sin 30 होगा कि नहीं? और ये 1 मीटर है तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं? आएगा, बिल्कुल आएगा। आप उसको अगर sin 30 मान लीजिए, इसको x मान लेते हैं, तो आप चाहें तो x/1 इक्वल्स टू sin 30 ऐसा ले लें, और फिर लिखिए x इक्वल्स टू 1 into sin 30, है ना, 1/2। डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन कर लो। यहां तक का कहानी हो गया। अब करना है क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो खाली इक्वेशन लिख देते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिए। इक्वेशन क्या होगा? अब देखिए यहां पे हमने आपको कहा था कि डेल्टा के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? पहले डेल्टा के लिख लो, हाफ इंटू 1 है ना ये मास, इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ये क्या 5 कितना केजी 4 केजी 1 हाफ इंटू 4 इंटू v1 का स्क्वायर यानी 5v/3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब डेल्टा यू में क्या करना? माइनस डेल्टा यू है, तो जो घटा उसको पॉजिटिव ले लो और जो बढ़ा उसको नेगेटिव ले लो, क्योंकि आगे एक माइनस एक्स्ट्रा है ना, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो जो घटा, ये घटा, तो इसको पॉजिटिव ले लो, तो क्या लेंगे? तो 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 10, ये घटा तो इसको पॉजिटिव लीजिए उस माइनस को कॉम्पेंसेट करने के लिए, और ये बढ़ा तो इसको नेगेटिव लीजिए। तो ये कितना हो गया? -1 इंटू 10, अरे -1 इंटू 10 इंटू 1/2, -5 हो जाएगा। तो 115 आ जाएगा ये, और इधर से आप सॉल्व कर लीजिए तो v स्क्वायर निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा क्वेश्चन? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ब्लॉक है 1 kg मास का, और यहां स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 15 न्यूटन पर मीटर है। हमने स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से इसको कंप्रेस कर दिया 2 मीटर, और
देखिए अगेन ये 1 kg जो है वो अटैच नहीं है, बस सटा हुआ है उस स्प्रिंग के साथ। तो हम लोगों को बताना है इसके बाद जब वो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा उसके बाद वो भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा, तो कहां पे जाके ये रुक जाएगा वो बताना है। जल्दी से पहले बनाइए, एक बार अटेम्प्ट करिए। इसमें ये जो पूरा पैच है ये पूरा रफ है, स्मूथ नहीं है, और इसका स्प्रिंग इसका दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.5, तो उसका ध्यान रखना है सॉल्व करते हुए। ठीक है, जल्दी से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसके पास अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। इस पूरे मोशन के दौरान एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है, लेकिन आपको हमने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगाया जा सकता है, और वर्क डन बाय अदर फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ये भी लगाया जा सकता है ना। यही अल्टरनेट फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। डेल्टा के 0 है, डेल्टा के को 0 कर लिया, क्यों, यहां भी स्टॉप था, यहां भी स्पीड 0 था, यहां भी वो रुका हुआ है, यहां भी स्पीड 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0। इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। और वर्क डन बाय अदर फोर्स में क्या है, केवल फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके अलावा तो जो भी फोर्स वर्क डन कर रहा है वो यहां पे है ना। तो वर्क डन बाय अदर फोर्स यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना चला रहा है बॉल को, देखिए फ्रिक्शन का फोर्स कितना है पहले वो देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 1 kg ब्लॉक है, नीचे लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन 10 आ गया, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है 0.5 into 10 यानी 5 न्यूटन। दिस इज द फोर्स, यही फोर्स है जो फ्रिक्शन लगा रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई साहब, तो 2 और प्लस x, तो 2 प्लस x, ये x हमको निकालना है, इक्वल टू डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कुछ था है ना, और फाइनली 0 हो गया, तो 0 माइनस इनिशियली कितना था, तो हाफ इंटू के यानी 50 इंटू 2 का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 100 आ जाएगा। तो माइनस 5 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा और x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20 माइनस 2 यानी 18 मीटर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, इसमें भी थ्रू आउट फ्रिक्शन है पूरे में। ठीक है, तो हमको बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। क्या बताना है, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ये x बताना है कि कितना ये नीचे जाएगा। तो देखिए इसके दौरान बहुत ही शानदार चीज है कि वर्क डन फ्रिक्शन का भी है, ग्रेविटेशनल वर्क डन भी है, और स्प्रिंग का भी वर्क डन है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक साथ इन्वॉल्व है। तो कैसे हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, वर्क डन बाय अदर फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। लेकिन ध्यान रखना है डेल्टा यू में आपका ग्रेविटेशनल का भी डेल्टा यू होगा और स्प्रिंग का भी डेल्टा यू होगा। तो पूरे मोशन के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे ना ब्रेक करके करते हैं आसानी के लिए, मतलब उनको लगता है कि हाँ इससे थोड़ा सा हम लोग को अच्छा लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का पहले कर लिए, फिर वेलोसिटी निकाले, फिर यहाँ से यहाँ तक लगाए, पर आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। थोड़ा हिम्मत करना पड़ता है, बस थोड़ा हिम्मत करिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल है भी। क्या मुश्किल है कि वर्क डन बाय अदर फोर्स में आपको फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से यहाँ अलग है और यहाँ से यहाँ अलग है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ अलग होगा, आपका म्यू तो सेम है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन यहाँ अलग होगा और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस क्या ध्यान रखना है, ये 6 मीटर है तो आप ये सोच पाएंगे क्या कि ये 10 मीटर होगा, ये देखिए 8 मीटर ये है ना, 37 डिग्री है, आप cos 37 sin 37 लगाइएगा तो ये 10 मीटर आएगा। चलिए जो भी है, अगर ये 10 मीटर भी है तो भी आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकाल सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है इससे अफेक्टेड नहीं होता कि क्या एंगल है,
है कि नहीं, याद है वो कॉन्सेप्ट बताए थे। तो हम लोग 8 मीटर लेके कर लें तो काम हो जाएगा। ये होता है cos 37, होता है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहां से यहां तक 11 मीटर अगर ले लें और फ्रिक्शन का मोशन यहीं से ही माने तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं फ्रिक्शन कितना वैल्यू लेंगे, 2 न्यूटन आएगा क्या, 2 माइनस 2 इंटू और 8 प्लस 3 यानी 11 प्लस x, ये फोर्स हो गया, और 11 प्लस x ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां, माइनस म्यू एम जी एक्स आया था, याद है ना, और x जो था ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था। तो आपको कोई भी हाइट हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये वही रहेगा, है ना। तो माइनस म्यू एम जी यहाँ भी आएगा, तो इसलिए हमने 11 मीटर ले लिया। इक्वल्स टू डेल्टा यू, किसका किसका डेल्टा यू, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ग्रेविटेशन का भी और स्प्रिंग का भी। ग्रेविटेशन का पहले कर लेते हैं, तो वो तो नेगेटिव होगा, माइनस माइनस क्यों, घट रहा है इसलिए, है ना। तो -1 इंटू 10 इंटू 6 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यहां पे कितना होगा, हाफ इंटू के यानी 50 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये तो बन गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, बस इक्वेशन लिख लेते हैं। डेटा बढ़िया होगा तो सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि यहाँ भी रिलीज किया, यहाँ भी स्पीड 0 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं डेटा कैसा है, डेटा बढ़िया होगा सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए 25x स्क्वायर ये आया, उधर है, बाकी इनको भी इधर बुला लिया जाए, तो प्लस 2x आ गया, और ये 22 उधर ऐड होगा -60 के साथ, तो -60 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 38, तो -38 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया, है ना। यहां से निकाल तो नहीं पाएंगे x का वैल्यू, लेकिन इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो हमने सीख लिया। ये शायद मुश्किल है सॉल्व करना, अगर सॉल्व हो जाए तो कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से इसको इतना कॉपी कर लीजिए।